आप देख रहे हैं ओके इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। तो खबरों का रुख करते हैं रफ्तार के साथ। राजधानी दिल्ली में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह सुबह हुई मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वहीं दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बारिश गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बता दें कि श्रीनगर में बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के बाकी हिस्सों में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में कुछ दिन कोहरे के साथ बारिश के आसार बने रहेंगे। अमेरिका में फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंधाधुंध गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल होने की खबर है। मारे गए लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। बता दें कि एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। ये घटना टर्मिनल 2 के बैगेज क्लेम एरिया में हुई। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर सभी सेवाएं स्थानीय तौर पर रोक दी गई हैं। पुलिस की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। फ्लोरिडा में एयरपोर्ट पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार शख्स की पहचान हुई है। गोलीबारी करने वाले शख्स के पास मिले आईडी कार्ड के मुताबिक उसका नाम एस्टन बेन सेटियागो, उसका नाम जम्मू, उसका जन्म न्यूयॉर्क जर्सी में हुआ है। बीते साल जून में फ्लोरिडा स्थित एक गे नाइट क्लब में एक हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 53 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। 44वें विश्व पुस्तक मेले का आगाज आज से होगा। इस मेले में नृत्य, गायन और अभिनय के साथ साथ क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। बता दें कि नेशनल बुक ट्रस्ट और व्यापारी संदर्भन परिषद संयोग से आयोजित 9 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ 11 बजे केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे करेंगे, जबकि देश में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के राजदूत टोगास जाल्स्लॉस्की विशिष्ट अतिथि होंगे। एक तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और कांग्रेस देश भर में नोटबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गरीबों ने नोटबंदी का पूरा समर्थन किया है। पीएम मोदी ने गरीब समर्थक होने का मुद्दा कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों से छीन लिया है और इसलिए वो बौखलाई हुई हैं, जिसको लेकर विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज बैठक को संबोधित करेंगे। बेटे अखिलेश से तकरार के बीच मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका है। चिट्ठी में मुलायम ने लिखा कि रामगोपाल द्वारा बुलाया गया अधिवेशन असंवैधानिक था, क्योंकि उस समय वो पार्टी के महासचिव नहीं थे और राष्ट्रीय अधिवेशन सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बुला सकता है। तो वहीं अखिलेश गुट का आज चुनाव आयोग को शपथ पत्र सौंपेगा। इस शपथ पत्र में 229 में से 212 विधायकों के मुख्यमंत्री के पक्ष में होने की बात अखिलेश गुट कह रहा है। बता दें कि कई बैठकों के बाद भी मुलायम और अखिलेश के बीच तनातनी घटी नहीं है। शुक्रवार को आजम खान ने मुलायम से तो शिवपाल ने अखिलेश से मुलाकात की, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर लुभाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल इलाहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि अपना दल और बीजेपी मिलकर यूपी में गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। सीएम चाहे कोई बने, लेकिन सरकार हमारी होगी। वहीं उन्होंने सपा में मचे घमासान पर बोलते हुए कहा कि सपा अपने 5 सालों के कामों को फल भोग रही है। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर सपा के एमएलसी सज्जन सिंह ने कहा कि सीएम का चेहरा और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ही रहेंगे। साथ ही कहा कि अखिलेश को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन ने अध्यक्ष चुना है, इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता और पार्टी नेताजी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेगी। साथ ही पार्टी के साइकिल सिंबल के लेकर विवाद सज्जन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर सपा के एमएलसी सज्जन सिंह ने कहा कि सीएम का चेहरा और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और रहेंगे। अखिलेश को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से चुना गया है, इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता और पार्टी नेताजी के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही पार्टी के साइकिल सिंबल के विवाद को लेकर सज्जन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा।
यूपी में सपा पार्टी में घमासान काफी बढ़ गया है। इटावा में गोपाल यादव को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर शिवपाल यादव के समर्थकों ने सपा कार्यालय पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो गोपाल यादव को नए जिलाध्यक्ष के तौर पर मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश गुट ने सुनील यादव को हटाकर गोपाल यादव को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 2 दिन चलने वाली बैठकों में नोटबंदी, बजट सत्र और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ने शिरकत की। कार्यकारिणी की बैठक शनिवार की शाम को प्रधानमंत्री के भाषण के साथ खत्म होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 200 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। बीएसपी ने आज 100 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इस दूसरी लिस्ट में कानपुर देहात और कानपुर नगर और उन्नाव के प्रत्याशियों का नाम शामिल है। बता दें गुरुवार को भी बीएसपी ने 100 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में सपा पर जमकर निशाना साधा। आदित्यनाथ ने कहा कि बाप बेटे की लड़ाई में पूरा प्रदेश तबाह हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नोटंकी है जिससे 25 करोड़ की आबादी को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर बनकर तैयार है और दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर की जगह मस्जिद नहीं बना सकता। वहीं साक्षी महाराज ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती वो प्रदेश कैसे संभालेगी। मस्जिद नहीं बना सकती, उसे भव्यता दिव्यता प्रदान करने के लिए शेष रह गई है। अभी हमारे महेश शर्मा ने कितना करोड़ों रुपया दिया है वहां पर, तो देखिए धीरे धीरे अयोध्या तो एकदम चमन हो ही जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र को बलवान करना, गरीबों की गरीबी मिटाना, सबका कल्याण करना, ये हमारा भाजपा के एजेंडे में है। हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहे, जो प्रदेश में क्राइम को नहीं रोक पाए, जो हाईवे पर बलात्कार को नहीं रोक पाए, जो थानों में बलात्कार को नहीं रोक पाए, जिनके शासन में गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई, और जब जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तब तक सारे के सारे भेड़िए चोर उचक के पता नहीं किस म्याद से निकल के आ जाते हैं और फिर वो जनता को लूटना शुरू करते हैं। मुझे लगता है उसी पैसे की ये लड़ाई है जो बाप बेटा लड़ रहे हैं, चचा भतीजे लड़ रहे हैं और पार्टी तार तार हो गई है। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने बयान दिया बिना सीएम उम्मीदवार के यूपी में चुनाव लड़ेगी। सोनकर ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहां अन्य दलों की तरह कोई चाचा भतीजा बेटा बेटी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी कार्यकर्ता ही बनेगा। पंजाब में चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस नोटबंदी का एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नोटबंदी के खिलाफ पंजाब में अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए सभी जिलों के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अमरिंदर ने कहा कि नोटबंदी के कारण छोटे उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक सभी को काफी नुकसान हुआ है। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਥ, ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਕੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ काउंटिंग सेंटर्स पे भेजा जाएगा। कांग्रेस नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम में शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव और दिल्ली के पूर्व विधायक नरेंद्र नाथ ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ और शहर के मुख्य बाजार से होते हुए गुरुग्राम के लघु सचिवालय तक पहुंचा, जहां नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मोदी जी के विरोध में नोटबंदी का जो कार्यक्रम है उसका विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है 65 करोड़ रुपए का मोदी जी ने जो गुजरात के सीएम थे जब लिया, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज भी ये बात कही है कि अगर सच्चाई है तो फिर उसकी जांच कराई जाए। तो कांग्रेस को तो कहते हैं ये लोग बेईमान है। अगर भाई तुम ईमानदार हो और तुम सच्चे ईमानदार आदमी हो तो तुम इंक्वायरी क्यों नहीं कराते 65 करोड़ रुपए की? इसका मतलब कि साफ जाहिर है कि 65 करोड़ रुपए मोदी जी ने लिए हैं और वो इसलिए चुप हैं और वो सच्चाई लाना नहीं चाहते। उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की पूरी कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है कि उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई आने के बाद मोदी जी अपने को ईमानदार नहीं कह सकते। वो जिस तरीके से कहते हैं बेईमान है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर बेईमान है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। मेवात के नूह जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी से नाराजगी जताते हुए नूह लघु सचिवालय में उपायुक्त के जरिए कार्यकर्ताओं ने पीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के लिए पैदल मार्च कर बीजेपी सरकार पर नोटबंदी को लेकर जमकर नारेबाजी की और साथ ही नोटबंदी से हुई किसानों, मजदूरों और आम जन की परेशानियों को लेकर नाराजगी जताई। को लेकर हमने प्रदर्शन किया है। 8 नवंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने, मोदी जी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था और 50 दिन का समय मांगा था, और 50 दिन के बाद भी देश में जिस तरह के हालात बने हुए वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। आज देश में अराजकता का माहौल है, चाहे वो किसान, व्यापारी, मजदूर आज पूरी तरह से परेशान है। 50 दिन के बाद भी आज लोग बैंकों के एटीएम के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। आज जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, आज भी पाबंदियां लगाई हुई है। आज व्यापार है, उद्योग है, किसान है, किसान की फसलें हैं, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही, किसान को किसान की फसल का भाव नहीं मिल पा रहा, व्यापारी को उसका रोजगार नहीं मिल पा रहा। इन सब हालातों को देख के हमने आज केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ हमने ज्ञापन सौंपा है। मोदी जी को नैतिकता के नाते त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से सहारा से, बिरला ग्रुप से पैसा लिया था उसका भी आज तक मोदी जी ने कोई खुलासा नहीं किया। जालंधर में आज पुलिस कमिश्नर और जालंधर के डीसी ने स्ट्रॉन्ग रूम का जायजा लिया और अधिकारियों को चुनाव के लिए कड़े निर्देश दिए। इन सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स में जल्द ही ईवीएम मशीन पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही रूम्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इंतजाम के सवाल का जवाब देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ हैं, ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਥ, ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਕੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ काउंटिंग। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के चलते श्रीनगर उधमपुर नेशनल हाईवे ठप हो गया है। सैकड़ों वाहन बर्फबारी की वजह से फंस गए हैं। कई और सड़कों पर भी बर्फबारी की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद है। बर्फ हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। बता दें कि पटनी टॉप, जवाहर सुरंग और कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण स्नो एंड एवलांच स्टडी सेंटर से कुपवाड़ा और बांदीपोरा में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। हिमस्खलन प्रभावित इलाकों में लोगों को न जाने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण श्रीनगर हाईवे अड्डे पर 12 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि घाटी के पर्वतीय इलाकों में तीसरे दिन भी बर्फबारी जारी है। यूपी के कन्नौज में एक 14 साल की नाबालिग की हत्या कर शव को उसी के घर में फांसी पर टांग दिया।
हत्या की वजह प्रेम प्रसंग का मामला जताया जा रहा है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के 4 लोगों ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये कल शाम को घटना हुई है 8:30 और 10 के बीच में, जैसा बताया। 15 साल की लड़की थी और उसने, अब चूँकि परिस्थितियाँ क्या कहती है तो बाद में विवेचना के बाद ही पोस्टमार्टम में आएगा, लेकिन उसने साड़ी से अपने उसमें कमरे में घर में फांसी लगा ली थी। अच्छा, उसके माँ बाप का कहना उस समय घर में नहीं था, माँ और बाप दोनों खेतों पे थे शायद, और एक छोटा भाई था, छोटी बहन थी। उन्होंने तो उसके बारे में कुछ जो है ज़्यादा देखा नहीं। यूपी के आगरा में पिता ने बेटे के लिए पीएम मोदी, सीएम अखिलेश और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल टेढ़ी बघिया गांव के रहने वाले राजू ने अपने बेटे की बीमारी का इलाज न करवा पाने के कारण ये मांग की है। बताया जा रहा है कि राजू का बड़ा बेटा विपिन पिछले 1.5 साल से एप्लास्टिक अमीनिया की बीमारी का शिकार है, जिसके बाद राजू अपनी सारी जमीन जायदाद को बेच चुका है। वहीं प्रशासन की तरफ से राजू को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, जिसके चलते राजू ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जनपद में आचार संहिता लग गई है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है, इसकी वानगी देखने को मिली यूपी के गाजीपुर में, जहां सरकारी महकमों में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली एम्बुलेंस, जिसे समाजवादी एम्बुलेंस के नाम से जाना जाता है, ये एम्बुलेंस आज भी समाजवादी पार्टी का गुणगान करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने लोहिया बसों की भी सपा का गुणगान कर रही हैं और जिला प्रशासन इनको लेकर अभी तक अपनी आंखें मूंधे बैठा है। वहीं जब इस बारे में जिलाधिकारी से जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सीतापुर में आचार संहिता के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन द्वारा NH 24 पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। अफसरों की गाड़ियों में लगी अवैध नीली बत्ती को उतारकर उसका चालान कर दिया गया। बता दें कि काफी दिनों से सीतापुर के साथ कई जनपदों में अफसर न सिर्फ अवैध तरीके से गाड़ियों में नीली बत्ती लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद बत्ती वाला रौब उन्हें महंगा पड़ रहा है। आगरा में नालंदा बिल्डर एंड डेवलपर के डायरेक्टर राधे श्याम को प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बिल्डर के अन्य 2 पार्टनर अभी फरार हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बता दें कि नालंदा बिल्डर एंड डेवलपर ने शास्त्रीपुरम एरिया में नालंदा क्राउन के नाम से साल 2011 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस दौरान शहर के दर्जनों लोगों ने अपने फ्लैट बुक कराए थे। बिल्डर राधेश्याम पर आरोप है कि अभी तक उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस को कुछ ही दिन पहले दी है। यूपी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आसानी से किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ताजा मामला कानपुर का है, जहां चोरों ने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक केशवपुरम इलाके में रहने वाले जितेंद्र अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था और इसी बीच चोरों ने उसके घर से जेवरात और नकदी निकाल ली। फिलहाल पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मेवात में एक पिता ने अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना लिया। आरोपी पिता ने एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया। इससे तंग आकर लड़की ने एक दिन भागकर पड़ोसी के पास जाकर आप बीती भी बता दी। पिता से एक दिन दुखी होकर पीड़िता ने पुलिस में मामला भी दर्ज करवा दिया। पुलिस ने पीड़िता का अस्पताल में चेकअप करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता के मुताबिक उसने अपनी मां को भी बताया, कि जिसके बाद उसकी मां ने भी मामले को दबाने की बात करके टाल दिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।